भारतीय क्रिकेट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 लगभग तय मानी जा रही है और इस टीम में दो ऐसे घातक खिलाड़ियों की वापसी होने वाली है जो इस टीम को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की पूरी संभावित प्लेइंग 11, वो दो घातक खिलाड़ी जिनकी टीम में वापसी हो रही है और वो तीन बड़े बदलाव जो इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत की पिछली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। यह सीरीज जनवरी 2026 में भारत में ही खेली गई थी और उस सीरीज ने भारतीय टीम के लिए कई सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि उस सीरीज में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2-1 से हरा दिया था। यह सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक हार थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत की धरती पर वनडे सीरीज जीती थी। सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था और उस मैच में टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने जबरदस्त वापसी की और अगले 2 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज का निर्णायक मुकाबला इंदौर में खेला गया था और उस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रन बना दिए थे। डैरिल मिचेल ने 137 रन की शानदार पारी खेली और ग्लेन फिलिप्स ने भी 106 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट जरूर लिए, लेकिन न्यूजीलैंड का स्कोर इतना बड़ा हो चुका था कि भारतीय टीम दबाव में आ गई। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो उम्मीद थी कि टीम मैच जीत सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत था। विराट कोहली ने 124 रन की शानदार पारी खेली और अपने वनडे करियर की 54वीं सेंचुरी भी पूरी की, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया 296 रन पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने 41 रन से मैच जीत लिया। इस सीरीज ने भारतीय टीम की कई कमजोरियों को उजागर कर दिया। सबसे बड़ी समस्या थी बल्लेबाजी की असंगति। एक मैच में शानदार प्रदर्शन और अगले मैच में पूरी तरह फ्लॉप। गेंदबाजी में भी वही कहानी देखने को मिली। कभी गेंदबाज कमाल कर जाते थे और कभी पूरी तरह महंगे साबित हो जाते थे। इसी वजह से इस सीरीज की हार को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया और शायद यही कारण है कि अब अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को भारतीय टीम बेहद गंभीरता से ले रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम अब पहले जैसी कमजोर टीम नहीं रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है और उनकी टीम में कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि भारत इस सीरीज में अपनी सबसे मजबूत टीम उतारना चाहता है। अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। ओपनिंग में कप्तान शुभमन गिल उतर सकते हैं। गिल इस समय वनडे टीम के नियमित कप्तान हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने एवरेज प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट का भरोसा अभी भी उन पर कायम है। गिल के पास तकनीक भी है, क्लास भी है और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता भी है। इस बार गिल को संभल कर खेलना होगा और कप्तानी पारी खेलकर रोहित और कोहली का साथ देना होगा। टीम को उनसे एक जिम्मेदार शुरुआत की उम्मीद होगी ताकि मिडिल ऑर्डर पर दबाव कम पड़े। अगर इस बार भी गिल फ्लॉप हुए तो जायसवाल को ओपनर के रूप में मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जायसवाल ने जिस तरह से हाल के समय में अपने खेल से सबको प्रभावित किया है, उसे देखते हुए वो टीम इंडिया के लिए एक मजबूत विकल्प बन चुके हैं। ऐसे में गिल के पास इस सीरीज में खुद को साबित करने का अच्छा मौका रहेगा। उनके साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की वापसी इस सीरीज की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। काफी समय बाद वह एक बार फिर वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतर सकते हैं और फैंस भी उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली सीरीज में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। हर बड़े खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है जब रन नहीं बनते, लेकिन महान खिलाड़ी वही होते हैं जो वापसी भी उतनी ही दमदार करते हैं। रोहित जैसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं। उनकी टाइमिंग, उनका क्लास और बड़े मैचों में खेलने का अनुभव टीम इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। उनका अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए बेहद अहम है। जब रोहित शर्मा लय में होते हैं तो वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और मैच का रुख बदल देते हैं। अगर वो फॉर्म में आ गए तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। उनकी एक बड़ी पारी पूरे मैच का पासा पलट सकती है।
और यही वजह है कि टीम इंडिया को इस सीरीज में उनसे बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे। विराट कोहली वनडे टीम की रीढ़ माने जाते हैं। पिछले कई सालों से जब भी टीम इंडिया को किसी मजबूत और भरोसेमंद बल्लेबाज की जरूरत पड़ी है, तब विराट कोहली ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली है। नंबर 3 का यह स्थान भारतीय टीम में हमेशा बेहद अहम माना जाता है और कोहली ने इस पोजीशन को अपनी शानदार बल्लेबाजी से और भी खास बना दिया है। कोहली सिर्फ रन ही नहीं बनाते, बल्कि टीम की पारी को संभालने का काम भी करते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो वह पारी को स्थिर करते हैं और अगर टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो तो अपने शॉट से रन गति भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। पिछली सीरीज में भी उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाई थी और यह साबित किया था कि वह अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी फिटनेस, उनका फोकस और रन बनाने की भूख बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। कोहली आज भी उतनी ही ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरते हैं जितनी वह अपने करियर की शुरुआत में उतरते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी निरंतरता। बड़े मैच हों, दबाव वाली परिस्थितियां हों या फिर मुश्किल पिच, कोहली अक्सर हर हालात में रन बनाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। यही कारण है कि विरोधी टीम की रणनीति भी अक्सर कोहली के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर कोहली क्रीज पर टिक जाएं, तो विपक्षी टीम के लिए मैच जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब विराट कोहली सेट हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वह सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चलाते रहते हैं और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बड़े शॉट्स भी खेलने लगते हैं। कोहली की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वो बिना ज्यादा जोखिम लिए भी तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी फिटनेस उन्हें तेजी से दौड़कर रन लेने में मदद करती है और यही वजह है कि वो अक्सर मैदान के हर कोने में गेंद को गैप में डालकर रन बटोरते रहते हैं। अगर इस सीरीज में भी कोहली का बल्ला चल गया तो भारत के लिए बड़े स्कोर बनाना काफी आसान हो जाएगा। उनकी एक बड़ी पारी पूरे मैच की दिशा बदल सकती है और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत में से किसी एक को मौका मिल सकता है। नंबर 4 का स्थान भी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करता है तो नंबर 4 का बल्लेबाज टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है और अगर शुरुआत खराब हो जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ जाती है। श्रेयस अय्यर इस पोजीशन पर काफी समय से खेलते आ रहे हैं और उन्होंने कई बार शानदार पारियां खेलकर खुद को साबित भी किया है। उनकी बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह स्पिन गेंदबाजी को बहुत अच्छे से खेलते हैं और मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अय्यर बड़े शॉट खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर है। अगर वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो मिडिल ओवर्स में टीम के लिए रन गति को बनाए रखना उनके लिए मुश्किल काम नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर मौजूद है। पंत अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब पंत क्रीज पर होते हैं तो वह मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। अगर टीम को एक अतिरिक्त विकेट कीपर चाहिए तो ऋषभ पंत को खिलाया जा सकता है। इससे टीम को बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में मजबूती मिल सकती है। पंत की आक्रामक बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में टीम को तेजी से रन बनाने में मदद कर सकती है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी नहीं डरते। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब टीम का रन रेट थोड़ा धीमा हो जाता है तब पंत आकर कुछ ही गेंदों में मैच का मोमेंटम पूरी तरह बदल देते हैं। उनकी अनोखी बल्लेबाजी शैली और अलग अलग तरह के शॉट्स गेंदबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। नंबर 5 पर केएल राहुल उतरेंगे। केएल राहुल टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई बार अपनी बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 5 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां आने वाले खिलाड़ी को कभी पारी संभालनी पड़ती है और कभी तेजी से रन भी बनाने पड़ते हैं। राहुल की खास बात यह है कि वह स्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को ढाल लेते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो वह शांत रहकर पारी को संभालते हैं और अगर टीम मजबूत स्थिति में हो तो वह तेजी से रन भी बना सकते हैं। राहुल एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने दबाव भरे मुकाबलों में समझदारी से बल्लेबाजी करके टीम को जीत दिलाई है, इसलिए मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या होंगे।
हार्दिक पांड्या टीम के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं। उनकी मौजूदगी से टीम का संतुलन काफी मजबूत हो जाता है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान दे सकते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह आते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक साबित होती है, जहां वह बड़े शॉट लगाकर तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। जरूरत पड़ने पर वह गेंद से भी महत्वपूर्ण विकेट निकाल सकते हैं और टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अगर हार्दिक का दिन अच्छा रहा तो वह अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। बल्ले से तेज रन बनाकर या गेंद से विकेट लेकर वह किसी भी समय मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है। दोनों ही खिलाड़ी शानदार ऑलराउंडर हैं और टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। जडेजा का अनुभव इस टीम के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। मैदान पर उनकी मौजूदगी सिर्फ गेंदबाजी या बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनकी फील्डिंग भी मैच का रुख बदल सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जडेजा के एक डायरेक्ट हिट या शानदार कैच ने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। दूसरी तरफ अक्षर पटेल भी किसी से कम नहीं है। पिछले कुछ सालों में अक्षर ने खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है। उनकी बल्लेबाजी में भी काफी सुधार आया है और वह जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों के लिए उन्हें अटैक करना आसान नहीं होता। अगर टीम मैनेजमेंट अक्षर को मौका देता है तो यह फैसला भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वह बल्लेबाजी में गहराई भी देते हैं और गेंदबाजी में भी लगातार दबाव बनाए रखते हैं। असल में जडेजा और अक्षर जैसे खिलाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये दोनों टीम को बैलेंस देते हैं। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए तो ये बल्लेबाजी संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजों को विकेट चाहिए तो ये मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट अक्सर इन दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करने पर विचार करता है। नंबर 8 पर कुलदीप यादव होंगे। कुलदीप यादव भारतीय टीम के मुख्य कलाई के स्पिनर हैं और उनकी गेंदबाजी में वो खासियत है जो बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती है। उनकी गेंद कभी अंदर आती है, कभी बाहर निकलती है, और कई बार बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में टर्न लेने वाली है। यही वजह है कि कुलदीप को विकेट लेने वाला गेंदबाज माना जाता है। इसलिए अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में कुलदीप यादव से काफी उम्मीदें रहने वाली हैं। अगर वह अपनी लय में नजर आए तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और यही चीज भारतीय टीम को मैच जिताने में मदद कर सकती है। नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह उतरेंगे। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के नेता माने जाते हैं। पिछले कई सालों से वह टीम इंडिया की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। जब भी टीम को मुश्किल समय में विकेट की जरूरत होती है, कप्तान अक्सर गेंद बुमराह के हाथ में ही देते हैं। उनकी सटीक लाइन, लेंथ, तेज गति और अलग तरह की गेंदबाजी शैली उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के नेता हैं और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी दुनिया भर में मशहूर है। जब मैच आखिरी ओवरों में पहुंचता है और विपक्षी टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश करती है, तब बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांधकर रखते हैं। कई बार उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करके भारत को जीत दिलाई है। उनकी मौजूदगी से बाकी गेंदबाजों को भी काफी आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि टीम को पता होता है कि उनके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि इस सीरीज में भी बुमराह से काफी उम्मीदें रहने वाली हैं। नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज होंगे। मोहम्मद सिराज भी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से टीम में अपनी जगह मजबूत की है। खासकर नई गेंद के साथ उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी मानी जाती है। सिराज नई गेंद के साथ विकेट लेने में माहिर हैं और बुमराह के साथ उनकी जोड़ी काफी खतरनाक मानी जाती है। जब ये दोनों गेंदबाज एक साथ नई गेंद से आक्रमण करते हैं तो विपक्षी टीम के लिए शुरुआत संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। सिराज की स्विंग और बुमराह की सटीकता मिलकर बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाती है। सिराज की खासियत यह भी है कि वह काफी आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। वह लगातार विकेट लेने की कोशिश करते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। कई बार उनकी ऊर्जा और आक्रामकता मैदान पर साफ दिखाई देती है, जो पूरी टीम में जोश भर देती है। अगर सिराज को शुरुआत में ही स्विंग मिल जाए तो वह बहुत जल्दी मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। उनकी शुरुआती विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह या मोहम्मद शमी में से किसी एक को मौका मिल सकता है।
टीम मैनेजमेंट पिच और परिस्थितियों को देखते हुए इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को मौका दे सकता है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने तरीके से टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं और दोनों के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा अनुभव भी है। अगर पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हुई तो शमी को खिलाया जा सकता है। मोहम्मद शमी अपनी सटीक लाइन, लेंथ और सीएम पोजीशन के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार सही जगह पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। शमी की गेंदबाजी में जो धार है वह किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर टीम को वेरिएशन चाहिए तो अर्शदीप सिंह भी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अर्शदीप अपनी स्विंग और खासकर डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उनकी स्लोअर गेंदें भी बल्लेबाजों को काफी परेशान करती हैं। अर्शदीप का बाएं हाथ का एंगल भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे गेंदबाजी आक्रमण में विविधता आती है और बल्लेबाजों के लिए लय बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर यह टीम काफी संतुलित नजर आती है। इसमें मजबूत बल्लेबाजी है, खतरनाक गेंदबाजी है और शानदार ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि मैदान पर यह टीम कैसा प्रदर्शन करती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।